नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल ढाका आपका फिर से इस चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कई दिनों से ये चीज़ पूछ रहे थे कि लोको पायलट की जॉब कैसी होती है, वो कैसे लगते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे कैसे ड्यूटी होती है, कैसे सैलरी होती है, जो भी क्या क्या जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे लोको पायलट से रिलेटेड, हम सारे क्वेश्चनों का आज जवाब देने वाले हैं। ये मेरे कलीग मेरे साथ मोहित भाटी हैं, हम इनसे भी पूछेंगे इनके क्या क्या एक्सपीरियंस हैं। आज जो भी होगा सब कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन होगा आपके लिए, और आपके लिए एक गाइडेंस के रूप में ये वीडियो काम करेगा कि आपको ये जॉब के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ कि आप जैसे जॉब लगते हैं स्टार्टिंग में, तो कैसे वैकेंसी आती है, कितने साल के अंदर अमूमन वैकेंसीज आती रहती हैं ये? सामान्यतः 3 से 4 साल में एक बार वैकेंसी का अनाउंसमेंट होता है और वैकेंसीज जोन वाइज आती है। जैसे हम लोग साउथ सेंट्रल रेलवे में काम कर रहे हैं और जैसे अलग अलग जोन है, नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे, ऐसे अलग अलग जोन की अलग अलग वैकेंसीज आती है। तो स्टार्टिंग में जैसे पहले तो आपने देखा था कि पहले तो ये एक ही कैंडिडेट हर जोन के अंदर फिल कर देते थे, लेकिन आजकल क्या सेम कैंडिडेट हर जगह फॉर्म फिल कर सकता है? ये कैसे हो रहा है? नहीं, आजकल ऑनलाइन सिस्टम कर लिया है। पहले अलग था, पहले ऑफलाइन था। तो आप बॉम्बे जोन से भी भर सकते थे, भोपाल से भी भर सकते थे, सब जगह से भर सकते थे, 3-4 जगह से। लेकिन अभी सिस्टम चेंज हो चुका है, अब ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में आप सिर्फ ऑल इंडिया में एक ही जगह से भर सकते हैं। ये जो एग्जाम वगैरह आता है, ये ऑनलाइन एग्जाम में होते हैं आजकल या ऑफलाइन एग्जाम होते हैं? अभी सभी रेलवे के सभी एग्जाम ऑनलाइन होने लग गए हैं। तो एग्जाम के जो फेजेस वगैरह होते हैं, कितने फेजेस के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट होते हैं? हाँ, लोको पायलट में अभी पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले केवल मात्र एक एग्जाम होता था और उसके बाद साइको होता था, लेकिन अभी दो एग्जाम हो गए और तीसरा स्टेज हो गया साइको। इसमें एक होता है प्री और फिर होता है मेंस और फिर होता है साइकोलॉजिकल ये एग्जाम। मेंस के अंदर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जैसा कि प्री एग्जाम होता है, प्री का ही जो अपडेटेड वर्जन है ये मेंस है। और मेंस के अंदर भी दो सेक्शन होते हैं, एक होता है टेक्निकल सेक्शन और एक होता है नॉन टेक्निकल सेक्शन। प्री के अंदर तो पूरा पूरा नॉन टेक्निकल आता है, लेकिन मेंस के अंदर आप देखेंगे तो मेंस के अंदर जो पूरा फर्स्ट वाला पोर्शन होगा वो पूरा नॉन टेक्निकल है, सेकंड पोर्शन होगा वो टेक्निकल होगा। इसके अंदर दो एग्जाम है। तो जो टेक्निकल वाला पोर्शन के लिए मैं बता देता हूं कि जिन लोगों आप जो कई लोग बीटेक वाले भी हैं, कई लोग पॉलिटेक्निक वाले, आईटीआई वाले, सभी लोग एलिजिबल होते हैं इसके लिए, इस पोस्ट के लिए। तो आप जब देखेंगे तो इतना कोई टफ टेक्निकल नहीं आता है। कई लोगों को जैसे होता है कि टेक्निकल की नॉलेज कम है, वो लोग सोचते हैं कि हम जाएं या नहीं जाएं। इस सेक्टर के अंदर आप आ सकते हैं। टेक्निकल की अगर कम भी नॉलेज है तो भी आप इस फॉर्म के लिए आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्निकल पूछा जाता है वो आईटीआई लेवल का पूछा जाता है। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये जॉब प्रोफाइल होती कैसे है, कैसी जॉब प्रोफाइल है, आपको कैसा सुटेबल, आप कंफर्टेबल हो पा रहे हैं इस जॉब के अंदर? जॉब प्रोफाइल वैसे देखो थोड़ा चैलेंजिंग है, इतना आसान नहीं है। प्रैक्टिकली बात है कि इतना आसान नहीं है जॉब, लेकिन ठीक है, अच्छी सैलरी है वगैरह, सब कुछ अच्छा है, वर्किंग भी अच्छा है। तो कितने साल हो गए हैं अभी आपको लगे हुए? मुझे लगे हुए 3 साल हो गए सर। 3 साल के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में जैसे आपको जैसे ही आप जॉब लगी थी उसके बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। तो सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए मैं बता देता हूँ, जो दो टाइप की इसके अंदर ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट जो ट्रेनिंग होती है वो सिग्नल की दी जाती है, सिग्नल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं। और सेकंड ट्रेनिंग के अंदर होता है टेक्निकल बताई जाती है, जैसे भाई लोगों के अंदर कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे मशीनरीज वर्क करती हैं, उन सारी चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है। ये वर्किंग अराउंड कितने आवर तक की वर्किंग हो जाती है? वर्किंग का देखो ऐसा है कि सामान्यतः 8 से 9 घंटों की एक ड्यूटी होती है, लेकिन कई बार छोटी ड्यूटी आ जाती है तो 4 से 5 घंटों 6 घंटों में खत्म हो जाती है, और कई बार 12 से 14 और कई बार 15 घंटे भी हो जाते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन में काम कर रहे हैं, किस लॉबी में काम कर रहे हैं, किस जगह काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सप्रेस मूवमेंट कितना है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली 8 से 10 घंटे एक सामान्य ड्यूटी हो जाती है। देखो दोस्तों, क्या होता है जब एक्सप्रेस का मूवमेंट होता है तो प्रायोरिटी दी जाती है कि जैसे पैसेंजर गाड़ियां होती है ना, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। गुड्स को रोका जाता है कि गुड्स को अभी रहने दीजिए, गुड्स अगर हो सकता है थोड़ी लेट भी हो जाए तो भी चलता है, लेकिन पैसेंजर गाड़ियां लेट होंगी तो पब्लिक को परेशानी होती है। तो इसलिए पैसेंजर गाड़ियों का होता है वो प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। तो इसके अंदर चैलेंजेस, किस टाइप के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? 3 साल आपने वर्किंग हुई है, तो थोड़ा बताइए इस बारे में दोस्तों को। चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंजेस रहता है नाइट ड्यूटी में नींद का। अब हम सभी इंसान हैं, हम ठीक है, सब तो इंसान, सबको दिन नींद में आती कितना है। भी रेस्ट कर लो, लेकिन नाइट में नींद तो आनी ही है, ठीक है। हाँ। तो उस समय हम लोग कुछ आइडियाज अपनाते हैं, जैसे खड़े हो गए, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, स्ट्रेचिंग कर ली, कोई चॉकलेट खा ली, कुछ खा लिया, ठीक है। और लोको पायलट का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि वो भी सो नहीं रहा हो गई। ये नाइट को टाइम में जो ड्यूटी आती है प्रॉपर टाइमिंग पे आती है कि ड्यूटी आपकी सपोज 6 बजे बुला लिया, 8 बजे बुला लिया, ये किसी भी टाइम बुला सकते हैं आपको? आपको जैसे ड्यूटी आएगी तो कितना टाइम पहले आपको बोला जाता है? ड्यूटी आने के 2 घंटों पहले आपको लॉबी से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कॉल करके।
कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब आपने सपोजेड कॉल नहीं उठाते हो, आप एक बार ट्राई करेंगे और 2 बार ट्राई करेंगे, उसके बाद में अगर आप फोन नहीं उठाते हो तो आपकी एब्सेंट मार्क कर दी जाती है। उसके बाद में एब्सेंट आपकी तभी हटेगी जब आप खुद लॉबी में जाएंगे और खुद वहां रिक्वेस्ट करेंगे, एक एप्लीकेशन लिख के देंगे कि भैया इस रीजन से मैं फोन नहीं उठा पाया था। वो हो सकता है वो टाइम इंटरवल देंगे आपको 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर गैप में फोन करेंगे। हो सकता है आप वॉशरूम के अंदर वो किसी और काम कर रहे हो, लेकिन आप रेगुलर इंटरवल पे कुछ टाइम के लिए फोन नहीं उठाते हैं तो आपकी एब्सेंट मार्क कर दी जाती है। और आपको जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो किस टाइप के, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं? अलाउंसेस देखो, रेलवे की एक सामान्य ड्यूटी से हमको 1 किलोमीटर अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। अच्छा, और किलोमीटर अलाउंस ये सिर्फ रनिंग स्टाफ का होता है हाँ। दोस्तों। जो रनिंग स्टाफ के अंदर मैं आपको बताता हूँ, पायलट, गार्ड, लोको पायलट और गार्ड, और ये जो असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट लोको पायलट, मैन लोको पायलट और गार्ड के लिए, इन लोगों के लिए ही जो अलाउंसेस होता है किलोमीटर अलाउंस बोला जाता है। किलोमीटर अलाउंस के बेसिस पर ही हमारी सैलरी डिसाइड होती है कि आपने कितना ज्यादा किलोमीटर आपने वर्क किया है, उसके बेसिस पर आपकी सैलरी। अगर आप सपोज आपने ज्यादा किलोमीटर किया है तो आपकी जो किलोमीटर पर किलोमीटर की जो हमारे फिक्स जो चार्जेस कर रखे हैं, उन फिक्स चार्जेस के हिसाब से आपकी सैलरी मल्टीपल होती जाती है, बढ़ती जाती है आपकी। आपको आउट स्टेशन जाना होता है तो कितना टाइम में आप जैसे जाते हैं, जैसे सपोजेट कोई भी एक स्टेशन है, वहां से लेके आप दूसरे स्टेशन तक जाते हैं तो अराउंड आपको, आपने बताया 8 से 10 घंटे में आप वहां पे पहुंच गए हैं। आप तो जरूरी होता है कि आप उसी टाइम में वापस आ जाएंगे या फिर वहां रुकना पड़ता है, क्या प्रोसीजर होता है? वर्किंग का सिस्टम ऐसा है, जैसे मान लो मेरा हेडक्वार्टर इधर है, ठीक है, तो मेरे हेडक्वार्टर से मैं गाड़ी लेकर निकला, आज मॉर्निंग में 10 बजे निकला, तो सामान्यतः रात को 8 बजे, शाम को 6 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा, 6 से 10, 8-10 घंटों में। तो शाम को 6 बजे मैं वहां पहुंचा। अब आउट स्टेशन में वहाँ रनिंग रूम बने होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी रनिंग रूम में क्या कितना स्टार, 3 स्टार होटल कह सकता हूँ, 4 स्टार होटल कह सकता हूँ, क्या क्या रेटिंग देंगे उसमें आप? रेटिंग में देखो, रहने करने में सुविधा में प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हाँ। कोई झूठ ओपिनियन नहीं है, बिल्कुल सच ओपिनियन है। रहने करने की सुविधा में तो आप 3 से 4 स्टार दे सकते हो। तो उसके अंदर मैं आपको बता देना चाहूँ, उसको आपके लिए प्रॉपर बेड होता है, आपके लिए साइलेंट रूम होते हैं, उसके अंदर कोई नॉइस नहीं आती है, प्रॉपर एसी लगा होता है। आप जैसे ही आप जाओगे तो आपके लिए बेड बॉय वगैरह होते हैं, वो आपके लिए बेडशीट वगैरह पूरी चेंज कर देते हैं, आपके लिए पिलो कवर वगैरह पूरा चेंज करके आपको ओढ़ने के लिए पूरा आपको जो है पूरे पानी वानी की पूरी व्यवस्था आपके लिए प्रॉपर तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से आपको रहने के लिए पूरा मौका दिया जाता है। तो लेकिन खाने में थोड़ी बहुत जगह जगह पे डिपेंड करता है, ये एक्चुअली डिपेंड करता है, मैस के ऊपर डिपेंड करता है। जिस अगर कहीं का मैस अच्छा है तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन जहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा हो रखी है, रनिंग रूम के ऊपर भी ज्यादा स्ट्रेंथ हो रखी है, ज्यादा लोग आ रखे हैं, वहाँ पे क्रू आता जाता रहता है, तो वहाँ पे हो सकता है खाने के अंदर आपको प्लस माइनस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब वहाँ पे अब रुकना होता है, तो कितना घंटे आप रुकते हैं आउट स्टेशन में? वहाँ पे सामान्यतः 8 घंटे हमारा रेस्ट रहता है। 8 घंटे प्रॉपर रेस्ट करिए, नींद करिए, और उसके बाद वापस हमको बुकिंग मिलती है, और वो बुकिंग वापस तो प्रॉपर 8 घंटे के जस्ट बाद ही आपकी ड्यूटी के लिए आप एलिजिबल होते हैं। 8 घंटे बाद में आपको ड्यूटी देने के लिए आप एलिजिबल हो कि आप वहां पे, आपको जैसे सीक्वेंस रैंडम बुकिंग नहीं दी जाती है आपको सीक्वेंस वाइज, जैसे आप वहां पहुंचे हो तो आपका नाम नोट कर लिया जाता है, उसके बाद सीक्वेंस वाइज आपको बुकिंग दी जाती है। हो सकता है आपको 8 घंटे की जगह आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 20-20 घंटे भी आपको हो सकता है कि आउट स्टेशन में ही वहां पे रेस्ट करना पड़ जाए। तो अगर आउट स्टेशन में भी अगर आप ज्यादा घंटे रेस्ट करते हैं तो उसका भी एक पर्टिकुलर किलोमीटर अलाउंसेस होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। मतलब आपको सोने का भी पैसा मिलता है। हाँ, सोने अगर का भी आप पैसा घर मिलता से है। बाहर सो रहे हैं, हाँ। अगर आपने ज्यादा घंटे तक सोया है तो उसका भी पैसा आपको वहां पे मिलेगा। जो कई लोग कहते हैं कि सारे के सारे ही लोग लाइन के ऊपर जो ट्रेन चलाने के लिए जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऑफिस के अंदर भी करते हैं। तो ऑफिस के लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि पहले होता था कि सारे के सारे लोगों के अंदर से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता था, उनको ऑफिस ड्यूटी के लिए बोला जाता था। लेकिन अभी क्या हो रखा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, तो प्राइवेट के लिए जो प्राइवेट लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ लोगों को हायर किया हुआ है रेलवे ने, क्योंकि एक गवर्नमेंट जो हम जैसों को किसी को सिलेक्ट कर रखा है, उनको ट्रेन चलाने के लिए सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन अगर उनसे ऑफिस का काम करवाएंगे, एक क्लरिकल काम करवाएंगे, तो उनको पेमेंट उस लेवल का दिया जा रहा है और काम उनसे वो करवाया जा रहा है, तो रेलवे को एक नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से रेलवे ने एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बाहर के कॉन्ट्रैक्ट लोगों को हायर कर रखा है, और वो लोग वहां पे जैसे ऑफिस का काम करते हैं। उनका एक्चुअली काम क्या होता है, किसके रिगार्डिंग वो काम करते हैं? उनका काम कुछ नहीं होता, क्रू की बुकिंग देना, क्रू को फोन करके कॉल करना, बुकिंग के लिए फोन करना, क्रू का जो मूवमेंट होता है ना, क्या ड्यूटी करके आया है पूरा घंटे, तो सिस्टम में अपडेट करना, पूरा सिस्टम में अपडेट करना। हाँ, ये चीज है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे इमरजेंसी के अंदर आप ड्यूटी पे गए हुए हैं, घर पे आपकी वही वाइफ है, कोई मम्मी है, किसी को भी कुछ ऐसी इमरजेंसी रिक्वायर्ड होती है, तो वो कहाँ कांटेक्ट करेगी आपको? अगर वो उसको कांटेक्ट, क्योंकि आप पर्टिकुलर मेन चीज आपको बताता हूँ, आप ड्यूटी पे जाते हो तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ होता है, आपका मोबाइल आपका ऑन नहीं रहेगा, तो आप घर वालों से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। पीछे से अगर कुछ भी हो जाता है तो आपको कैसे कांटेक्ट करना होता है? देखो क्या होता है ना,
एक वॉकी टॉकी होता है हमारे पास, एक वॉकी टॉकी गार्ड के पास होता है। हाँ जी। और मान लो घर पे कोई समस्या आई तो घर वाले फोन करेंगे लॉबी में देंगे कंट्रोल मैसेज, वो कंट्रोल मैसेज आगे कंट्रोलर को जाता है, कंट्रोलर आगे स्टेशन मास्टर और गार्ड को कांटेक्ट करेगा, फिर गार्ड हमको वॉकी टॉकी से बताएगा कि ऐसी ऐसी समस्या हुई है, आप जल्दी, आपकी गाड़ी को सिग्नल दिया जाता है, जल्दी में आपसे पहुंच के आप वापस हेडक्वार्टर चले जाइए। कैसा? तो इस चीज देखो, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि एकदम से आपको बताया गया और आप विद इन 1-2 घंटे के अंदर ही 3-4 घंटे में आप आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप कितना डिस्टेंस में है आप वो भी डिपेंड करता है, और गाड़ी जो आप लेके जा रहे हैं वो किस टाइप की गाड़ी, कितनी प्रायोरिटी वाली गाड़ी है वो भी डिपेंड करता है। हो सकता है आपने इसको बताया लेकिन गाड़ी अभी मूवमेंट कंडीशन के अंदर है, तो हो सकता है आप तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, हो सकता है आपके लिए 4 से 5 घंटे आपको लेट हो गया, डिले हो गया, आपको आप तक इन्फॉर्मेशन ही लेट पहुंची है, तो उसके चक्कर में भी आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। आपको ड्यूटी पर जब जाते हैं आपको क्या करना होता है स्टार्टिंग में? जैसे आपने गए यहाँ से ऑफिस के लिए, आपने रेडी हो गया, रेडी होने के लिए सबसे पहले एक टाइम का आप खाना लेके जाते हो या 2 टाइम का लेके जाते हो? एक टाइम का खाना हमेशा साथ होना चाहिए। एक टाइम का खाना लेके जाना होता है। कितना लीटर, अराउंड कितने लीटर पानी लेके जाते हो आप? पानी सामने तो 4 से 5 लीटर रखना पड़ता है। 4 से 5 लीटर दोस्तों पानी हमेशा रखना होता है, क्योंकि अंदर आपको पानी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अभी सर्दी का टाइम है तो 3 लीटर भी चल जाएगा। सर्दी के टाइम में 3-4 लीटर, 3 लीटर कम होता है, ठीक है, लेकिन गर्मियों के टाइम में तो आपको ज्यादा पानी की जरूरत होती है आपको। और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कई बार जो ड्यूटी पे आप गए हो तो ड्यूटी का स्टार्टिंग कैसे होती है, आप क्या करना पड़ता है आपको? जैसे ऑफिस के अंदर गए आप ड्यूटी के लिए, यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे आप? ड्यूटी में ऑफिस में जाते हैं सबसे पहले हमें साइन ऑन करना पड़ता है। साइन ऑन में हमारा सबसे पहले बीए टेस्ट होता है, ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होता है। ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होता है उसके अंदर मेन चीज होती है आपने नशा कर रखा है या नहीं कर रखा है। एल्कोहलिक आपका टेस्ट होता है। सपोज दैट आपने दारू पी ली तो वो वहां पे सब कुछ पकड़ा जाएगा, वो ऑन ड्यूटी नहीं कर सकता, वो वहां पे बजर साउंड आ जाएगा और पहले से पता चल जाएगा ये आदमी दारू पी के आया है, तो वो आदमी ऑन ड्यूटी नहीं कर सकता। यहाँ भी बिल्कुल अलाउ यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं है कि आप दारू पी के काम कर लिया आपने, क्योंकि आप दारू करो पियोगे तो नॉर्मल 8 से 10 घंटे बाद में आपकी उतरेगी, उससे पहले अगर आपकी ड्यूटी आएगी तो आप ड्यूटी नहीं जा पाओगे, आपको एब्सेंट लगनी है, आपकी लीव लगेगी। ऑन ड्यूटी करते वक्त भी और ऑफ ड्यूटी करते वक्त भी ये टेस्ट होता है, दोनों टाइम में ये टेस्ट होता है, क्योंकि हो सकता है आपने ड्यूटी पे जाने के बाद में आपने पी ली, इंजन में पी लिया आपने, ऐसा नहीं होता है। इंजन के अंदर एटमॉस्फेयर कैसा होता है? एसी वगैरह मिलता है, फैन वगैरह मिलता है, किस टाइप का एटमॉस्फेयर अंदर? इंजन में प्रैक्टिकली बोले तो सिर्फ 2% इंजन के अंदर एसी मिलेगा, बहुत कम है रेशो एसी का। बाकी नॉर्मल फैन तो आपको फैन तो नॉर्मली मिलेगा, लेकिन टेम्परेचर फिर भी 55 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 55 डिग्री रहेगा गर्मियों के दिन में। गर्मियों के दिन में बहुत टफ हो जाती है लाइफ, क्योंकि अंदर आप बैठे रहते हो तो आपको बोलते हैं ना पानी जो है बहुत कम पड़ जाता है आपके लिए। पानी आपको नॉर्मल बोतल के अंदर आप पानी लेके जाते हो तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। आपको नॉर्मल जो है कम से कम मिल्टन वाली बोतल होगी ना, पूरा सील पैक बोतल रखनी पड़ती, तब जाके आपका पानी उसके अंदर ठंडा रह पाता है। तो आपको लीव वगैरह कितनी मिलती है? लीव तो जो नॉर्मली रेलवे सभी एम्प्लॉय को मिलती है उतनी हमें भी मिलती है, जैसे साल की 6 महीनों में मिलती है, 6 महीनों में 15 + 15 LAP मिलती है। टोटल जो एवरेज पे लीव ऑन एवरेज पे होती है LAP जिसको बोला जाता है, वो 30 LAP मिलती है, ठीक है। और कैजुअल लीव मिलती है, 10 CL मिलती है आपको, ठीक है। 10 CL आप कभी भी यूज कर सकते हो, पर उसके लिए पहले से आपको इन्फॉर्म करना होता है कोई भी लीव के रिगार्डिंग, जैसा कि हर डिपार्टमेंट के अंदर होता है, पहले से आप इन्फॉर्म कर दिए। और जो लीव सेंक्शन तब होती है वो डिपेंड करता है कि वहां पे वर्किंग का एटमॉस्फेयर कैसा, अगर वहां पे क्रू की शॉर्टेज अगर आ रखी है तो आपकी लीव सेंक्शन नहीं होगी। और फेस्टिवल टाइम में कभी आपको जाने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है? रेलवे है यहाँ, फेस्टिवल टाइम में 2 गाड़ियां एक्स्ट्रा ही चलेगी, ठीक है। तो फेस्टिवल टाइम में आप समझ के चलो लीव बहुत कम लोगों को मिल पाती है। फेस्टिवल के आपको आधे दिन मिल जाती है, नॉर्मली मिल जाती है, प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फेस्टिवल टाइम में बहुत शॉर्टेज रहती है, गाड़ियां एक्स्ट्रा ही चलती है, कम नहीं होती है। जैसे सपोज आप बीमार हो जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे सिक लीव वगैरह के लिए भी फैसिलिटीज होंगी? हाँ, बीमार हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लॉबी से जाइए, सिक मेमो लीजिए, रेलवे हॉस्पिटल जाइए, आप इलाज कराइए वगैरह, आपको लीव मिलेगी प्रॉपर। तो रेलवे हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो आपको बता देता हूँ कि जैसे आप फर्स्ट डे के लिए आप गए, जैसे आपने सिक मेमो लिया, आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल वाला बोलता है कि मेरे को 3 दिन बाद में आपको दोबारा से रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप जिस दिन गए पहला दिन वो काउंट हो गया, अगले दिन का गैप है, उसके नेक्स्ट डे आपको दोबारा से रिपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी तबीयत सही है या नहीं है, जो भी कंडीशन आपकी, आपको वहां पे रिपोर्ट करना पड़ेगा कि भैया हाँ मेरी तबीयत ऐसी है, मेरे को ये मेडिसिन आपने दी थी तो ये इसका इतना इतना असर हुआ है। ये बहुत से लोग पूछते हैं कि जॉब लोकेशन का क्या डिपेंड करता है, जॉब लोकेशन में भी सैलरी का फर्क पड़ता है कुछ, थोड़ा बहुत चेंजेस? जो सैलरी के अंदर जॉब लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर आपकी कोई अच्छी जगह पे पोस्टिंग है तो वहां के आपके अलाउंसेस वगैरह थोड़े अच्छे बन जाते हैं। अच्छी जगह मींस बड़ा सिटी। हाँ।
सिटी भी अलग अलग कैटेगराइज कर A, रखी है B, C, रेलवे ने, तीन ए बी सी category की है। अलग कैटेगराइज। हाँ। तो जिनका भी होता है वो डिपेंड करता है अलग अलग अलाउंसेस के हिसाब से। हाँ। अगर आप नॉर्मल सिटी के अंदर है तो आपकी सैलरी है थोड़ी कम बनेगी, और मूवमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, मूवमेंट आपने कितना हाँ, वर्किंग movement किया, पे भी, कितने आवर तक वर्किंग किलोमीटर्स किया। पे। अब मैं पूछना चाहूंगा, वो लोग बहुत बोलते हैं रेलवे के अंदर ओवर टाइम बहुत होता है, ओवर टाइम का बहुत पैसा कमा रहे हो, तो ओवर टाइम किस बेसिस पे मिलता है आपको? ये हर ड्यूटी के अंदर ही एक्स्ट्रा कमाने पे मिल जाता है, या फिर किस टाइप से काउंट होता है ओवर टाइम? ओवर टाइम का सिस्टम अभी चेंज हो चुका है। पहले अलग था, पहले हर ड्यूटी में ओवर टाइम मिलता था, लेकिन अभी सिस्टम चेंज हो चुका है। अभी 14 दिन का एक रोस्टर बना लिया, उस रोस्टर के अंदर 104 घंटे अपन को ड्यूटी करनी है। ओके। और 104 घंटे बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रैक्टिकली देखोगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ओवर टाइम चालू होता है, जो नॉर्मली 2-3 महीनों में एक बार कभी 5-7 घंटे आ गया तो आ गया, नॉर्मली ओवर कभी टाइम कभार हो चुका है। हाँ, अभी इतना बहुत कोई कम नहीं हो है। गया है। जब क्रू की शॉर्टेज होती थी हाँ। उस टाइम के अंदर ओवर टाइम की आपको बेनिफिट्स वगैरह मिलते थे, लेकिन अभी मैं नहीं है। उसको बेनिफिट अब भी नहीं कहूंगा। देखो ओवर टाइम, पता है लोगों को बोलते हैं कि ओवर टाइम का पैसा बहुत मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। देखो ओवर टाइम है ना, एक मीठा जहर है। मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूँ। सपोज दैट किसी घर पे अपने पेंट करने के लिए किसी मजदूर को बुला लिया, अपन ने बोला भैया ये कमरा है, इस कमरे को पेंट करना है। पेंट करने के लिए मजदूर ने बोला कि भैया आप 1000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि ठीक है भाई, क्योंकि 1000 रुपए में मैं पेंट कर दूंगा। जैसे उसने पेंट सोचा कि मैं फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ, मैं फिर चला जाऊंगा। जैसे उसने फटाफट जल्दी से पेंट कर दिया, मम्मी बोलती है ये हॉल बाकी है, हॉल को भी पेंट कर देगा, मैं 1000 रुपए और दूंगी तेरे को, हॉल को और पेंट कर दे। उसने सोचा कि हाँ काम मेरा जल्दी से फ्री हो ही गया, मैं 1000 रुपए और कमा लेता हूँ और मैं फटाफट से हॉल को भी पोत देता हूँ। जैसे उसने फुर्ती से करके वो काम भी खत्म किया, उसको बोल दिया अरे किचन का और कर दे, मैं तेरे को 800 रुपए और दे दूंगी। वो सोचता कि मैं 800 रुपए और कमा लेता हूँ, मैं फटाफट किचन भी कर देता हूँ। उसने किचन, अरे मेरी बाथरूम की दीवार तो बचेगी, इसकी और कर दे, 300 रुपए और दे दूंगी। तो इस हिसाब से लास्ट में जब तक उसके अंदर जान होती है तब तक वो कोशिश करता रहता है। उसके अंदर वो अपनी सेहत की परवाह किए बिना वो आदमी करता रहता है। ये उस टाइप का ओवर टाइम है। तो कोशिश लोग करते हैं कि ओवर टाइम ना मिले, पर जिस लोग को मिल जाता है ओवर टाइम, वो कोशिश करते रहते हैं मेरे को मिले, कैसे मैं कोशिश करूं मेरे को ओवर टाइम हो, मेरे को और ड्यूटी दे दीजिए। लेकिन ड्यूटी हमेशा सीक्वेंस वाइज ही दी जाती है। ट्रांसफर वगैरह का क्या सिस्टम होता है, कैसे ट्रांसफर वगैरह होते हैं नॉर्मल? ट्रांसफर देखो आपके जोन की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आप किस जोन में काम कर रहे हो, वहाँ पे क्या पॉलिसी बना रखी है। हम जहाँ काम कर रहे हैं साउथ सेंट्रल रेलवे, वहाँ पे इन्होंने पॉलिसी बना रखी है कि आप अप्लाई 4 साल बाद कर सकते हो। तो 4 साल बाद हम ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब फिर हमारी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग ये जो 4 साल का बता रहे हैं, ये बता रहे हैं इंटर जोन का। एक जोन से, जैसे हम साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर हैं, अगर मैं दूसरे जोन के अंदर जाता हूं तो उसके लिए 4 साल के अंदर सर्विस करनी पड़ेगी, 4 साल सर्विस करनी पड़ेगी। अगर लेकिन नॉर्मल जैसे लॉबी टू लॉबी ट्रांसफर, एक सिटी से, जैसे साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर ही हम अगर यहाँ से कोई दूसरे शहर में जाना चाहे तो उसके लिए भी नॉर्मल ट्रांसफर हो जाता है। नॉर्मल ट्रांसफर ठीक है, 2-4-6 महीने डिपेंड करता है लॉबी की डिमांड के ऊपर। ज्यादा डिमांडिंग है तो थोड़ा 6-7 महीने लग जाता है, कम डिमांडिंग है तो 2-3 महीने में हो जाता है ट्रांसफर के लिए। आपको इतना कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ आपने गलतियां कर दी तो उसके लिए पनिशमेंट वगैरह भी मिलती होंगी। किस टाइप की एक्चुअली गलतियां किस टाइप की होती हैं? लोको पायलट में गलतियों के चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम लोग एक्चुअली रेलवे क्या है, रेलवे आपको क्या दिखता है, रेलवे एक ट्रेन है और चलाने वाला और पैसेंजर, यही दिखता तो यही है ना। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लोको पायलट की ही होती है। वही आगे से देखता है, वही आगे से सिग्नल चलानी देखता है, गाड़ी उसी को है। गाड़ी चलानी उसी को है। अगर वो सो गया सपोज दैट, कुछ हो गया ठीक है, लेकिन सोने वाली सिचुएशन लोगों को लगती है कि वो सो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर हर 60 सेकंड के अंदर अगर आपने कुछ भी अंदर जो बैठे हैं लोको पायलट, उसने कुछ भी मूवमेंट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई लोको पायलट एकदम से सो गया और ट्रेन भिड़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक तो सिग्नल क्रॉस होने वाली प्रॉब्लम है। सिग्नल अगर सपोज डेंजर सिग्नल, रेड सिग्नल दे रखा है और वो क्रॉस कर दिया, क्योंकि नींद सबको आ जाती है, हो सकता है एक झटका लग जाए, आदमी एकदम से आगे निकल जाए, तो इन चीजों का प्रॉब्लम होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या क्या टाइप की चार्जशीट्स वगैरह मिलती होंगी पनिशमेंट के रूप में? क्या क्या डिक्रिमिनेशन होता है, क्या होता है? अगर सिग्नल रेड सिग्नल क्रॉस किया ना तो आपको रिमूवल फ्रॉम सर्विस की पनिशमेंट है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर भी डायरेक्ट रिमूवल नहीं होता, आपके ऊपर इंक्वायरी चलेगी, इंक्वायरी चलती है डिपार्टमेंट। हाँ, इंक्वायरी 4-6 महीने इंक्वायरी चलेगी। हाँ, और इंक्वायरी में पता करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, अगर किस टाइप का सीरियस इशू है कि नहीं है, उससे कितनी कैजुअलिटीज हुई है, कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई, किसी ने आपको इंजर्ड तो नहीं कर दिया कहीं पे आपने, ठीक है। तो उस एक्चुअल में जो प्रॉब्लम हुआ उसको गुनहगार कौन है, ये चीज भी देखी जाती है कि प्रॉब्लम लोको पायलट की वजह से हुआ है या लोको ब्रेक, मान लो लोको ब्रेक फेल हो गया, बिल्कुल ब्रेक ही नहीं लग रहा तो मैं क्या करूँ? हाँ, तो लोगों भी चेक किया जाएगा। हो सकता है कि आपने ब्रेक लगाया था, ब्रेक नहीं लगा, हो सकता है सब उधर कोई भी दिक्कत आ सकती है। और नाइट ड्यूटी के टाइम में
आप कई बार जो ट्रेन्स होती हैं वो जंगल के एरिया से भी जाती हैं, तो वो भी सिचुएशन काफी टफ होती होंगी अगर कई रुकना पड़ बार जाए। नाइट ड्यूटी के टाइम पे जंगल में ट्रेनें रुकती है, ठीक है, तो सच में जंगल में जानवर आते रहते हैं। जानवर कई आते बार हैं। मैंने चीता देखे है, ठीक है, हाँ। भेड़िए देखे हैं, कई बार देखे हैं मैंने, ठीक होता है, ट्रैक के आते ऊपर आ हैं। जाते हैं, कई बार ट्रैक से थोड़ा कट जाते हैं। ध्यान रखना पड़ता है बहुत नाइट में, हो सके तो लोगों से कम उतरो, और स्टेशन आया तब उतरो, स्टेशन में कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं स्टेशन है, के ऊपर ठीक आप है, उतर लेकिन सकते हैं, जंगल लेकिन में थोड़ा स्टेशन ध्यान से रखना पहले भी पड़ता कई बार होता है, बीच सेक्शन के अंदर भी गाड़ी कई बार रोक दी जाती हाँ। है, तो उन सिचुएशंस के अंदर अवॉइड करना पड़ता है है। कि क्योंकि भाई नीचे ना सांप उतरे, नीचे वगैरह, सांप वगैरह, सांप बिच्छू बिच्छू वगैरह। तो बहुत कॉमन बात है, हाँ, बहुत कॉमन है, आते रहते तो हैं। ऐसे प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स देखो आती रहती हैं आती दोस्तों, रहती लेकिन फिर भी मैं अगर कहना चाहूंगा कि जो लोग आना चाह रहे हैं उनको ये जॉब प्रीफर करनी चाहिए, क्योंकि देखो सैलरी का जो इश्यू होता है ना, सैलरी बहुत ही हैंडसम सैलरी है यहाँ पे। सैलरी के लिए आपको कभी भी किसी दूसरे की तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी पैसा सफिशिएंट मिलता है आपको। आप अपने जो काम कर रहे हैं आपको जेन्युइन पैसा मिलता है, कोई भी आपको कोई गलत तरीके से आप पैसा नहीं कमा रहे, पूरा का पूरा जो पैसा है ईमानदारी का पैसा होता है पूरा इसके अंदर। ईमानदारी का पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है पूरा। हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं होती है आपको। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, हमने पूरा कोशिश की है बताने के लिए, कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक करिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, Thank you. थैंक यू।